आज हमारे हाथ जो जानकारी लगी है वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हाँ, और लगभग उसी वक्त पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी एक धमाका। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हाँ, और सीमा पर हजारों सैनिक तैनात हैं। हम्म। वॉर रूम में आधी रात तक बैठकें चल रही हैं। और इस सब के बीच भारत और इजराइल के बीच एक कह सकते हैं कि एक अरबों डॉलर की सीक्रेट मिसाइल डील। हाँ। तो चलिए आज इस पूरी उलझी हुई कहानी को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक और भारत पाकिस्तान तनाव की कहानी नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे आज के जमाने में जंग का मतलब ही बदल रहा है। और शायद अब सबसे बड़ा हमला एक ऐसा डिफेंस बनाना है जिसे कोई तोड़ ही ना सके। सही कहा आपने। और ये बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। जो माहौल अभी बना है वो शायद 1999 के पहलगाम हमले के बाद से अब तक का सबसे तनावपूर्ण दौर है। इतना ज्यादा? जी, दोनों देशों में गुस्सा अपने चरम पर है, लेकिन इस गुस्से के पीछे जो रणनीतिक चालें चली जा रही हैं वो ज्यादा दिलचस्प है। बिल्कुल, और सरकार के एक्शन से ये साफ बता भी चल रहा है। हमारे सूत्रों के मुताबिक भारत को पूरा यकीन है कि दिल्ली का धमाका वो पाकिस्तान की योजना का ही हिस्सा है। और जवाब में जो कदम उठाए गए हैं वो बहुत बड़े हैं। एलओसी यानी नियंत्रण रेखा के पास के गांवों को खाली करने का आदेश दे दिया गया है। और भारत पाक सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे को रेड जोन भी बना दिया गया है। हाँ, ये रेड जोन, इसका क्या मतलब होता है असल में? रेड जोन घोषित करना एक बहुत गंभीर सैन्य कदम है। इसका मतलब ये होता है कि उस पूरे इलाके का कंट्रोल वो अब सेना के हाथ में है। आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। और सेना को किसी भी संदिग्ध हरकत पर बिना रोक टोक के कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाता है। देखिए, ये फैसले रातों रात नहीं होते। ये वॉर रूम में बहुत सोच समझकर हर पहलू का विश्लेषण करके लिए जाते हैं। और स्थिति की गंभीरता का अंदाजा तो इस बात से भी लगता है कि प्रधानमंत्री को अपनी भूटान यात्रा बीच में ही छोड़कर लौटना पड़ा। जी हाँ, और आते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ वॉर रूम में बैठकों का जो दौर शुरू हुआ वो अब तक जारी है। सोचकर देखिए, उस बंद कमरे में बैठे लोग ऐसे फैसले ले रहे हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। दबाव बहुत जबरदस्त होता है। बहुत ज्यादा। और इसी दबाव के बीच जांच भी चल रही होगी, जाहिर है। बिल्कुल। दिल्ली धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने ली तो नहीं है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में सुरक्षा एजेंसियों का शक सीधे सीधे जैश ए मोहम्मद पे जा रहा है। अच्छा। इंटेलिजेंस एजेंसियां आतंकियों के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं और कुछ कॉल डिटेल्स पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से ट्रैक होने के संकेत मिले हैं। अगर ये पोक कनेक्शन पक्का हो जाता है तो फिर आगे क्या होगा? क्या सिर्फ कूटनीतिक दबाव? इस बार ऐसा नहीं लगता। अगर ये कनेक्शन साबित हो गया तो भारत का जवाब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहेगा। तो फिर तैयारी एक सीमित लेकिन बहुत सटीक सैन्य स्ट्राइक की हो रही है, और शायद ये तैयारी पहले से ही कर ली गई थी, बस एक ट्रिगर का इंतजार था। तो एक तरफ जमीन पर फौजें तैनात हो रही हैं, ये तो हुई आज की तैयारी। लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इसी वक्त पर्दे के पीछे एक ऐसी तैयारी चल रही है जो आने वाले कई सालों के लिए भारत की सुरक्षा का नक्शा ही बदल सकती है। हाँ बिल्कुल, और इसका कनेक्शन सीधा इजराइल से जुड़ता है। जी, और इस डील की टाइमिंग इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। भारत ने इजराइल के साथ एक बहुत बड़ी एयर डिफेंस सिस्टम की डील साइन की है। तो ये एक तरह से भारत के चारों ओर एक अदृश्य अभेद्य सुरक्षा कवच बनाने जैसा हुआ। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है, अभेद्य सुरक्षा कवच। इसमें ऐसा क्या खास है? इसमें बराक-8, आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम्स के नाम आ रहे हैं। ये नाम तो हमने सुने हैं, लेकिन आम भाषा में ये काम कैसे करते हैं? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक किले की मिसाल। ओके। इन तीनों सिस्टम्स को आप एक मजबूत किले की 3 दीवारों की तरह समझिए। सबसे बाहरी और सबसे ऊंची दीवार है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग? हाँ, ये बहुत दूर से यानी लगभग 250 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों को देखकर हवा में ही नष्ट कर देती है। ये किले का पहला सुरक्षा घेरा है। ठीक है, तो ये लंबी दूरी के बड़े खतरों के लिए हो गया। और बाकी 2 दीवारें? अगर कोई खतरा उस पहली दीवार को पार कर भी जाए तो बीच की दीवार है बराक-8। बराक-8? ये तो भारत इजराइल का साझा प्रोजेक्ट है ना? जी बिल्कुल। ये 70 से 100 किलोमीटर की रेंज में एक साथ कई टारगेट्स जैसे लड़ाकू विमान, ड्रोन या छोटी मिसाइलों को निशाना बना सकती है। एक साथ कई टारगेट? हाँ,
और फिर आती है सबसे अंदरूनी दीवार, यानी आयरन डोम, जिसका नाम सब जानते हैं। आयरन डोम, हाँ। ये किले के बिल्कुल पास की सुरक्षा के लिए है। अगर दुश्मन छोटे मोटे रॉकेट या मोर्टार से हमला करता है जो 4 से 70 किलोमीटर की रेंज में होते हैं, तो आयरन डोम उन्हें शहर या मिलिट्री बेस पर गिरने से पहले ही तबाह कर देता है। वाह, मतलब अलग अलग ऊंचाई और दूरी से आने वाले हर तरह के खतरे के लिए एक स्पेशलिस्ट गार्ड तैनात है। ये तो वाकई एक मल्टी लेयर सुरक्षा हो गई। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे समय में इस डील का रणनीतिक महत्व क्या है? इसका महत्व बहुत गहरा है। भारत इस वक्त अपनी पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर दोहरे खतरे का सामना कर रहा है। पाकिस्तान और चीन दोनों तरफ से। जी, एक तरफ पाकिस्तान से आतंकवाद और दूसरी तरफ चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां। ऐसे में ये सिस्टम भारत की तीनों सेनाओं के लिए एक गेम चेंजर साबित होंगे। लेकिन एक मिनट, क्या गेम चेंजर कहना थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? मेरा मतलब ऐसे जटिल सिस्टम्स को खरीदकर जमीन पर पूरी तरह से तैनात करने और ऑपरेट करने में तो सालों लग जाते हैं। सही बात है। तो क्या ये डील आज के इस फौरी खतरे से निपटने में वाकई कोई मदद करेगी या ये बस भविष्य का एक निवेश है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब डेटरेंस नाम के कॉन्सेप्ट में छिपा है। डिटरेंस? हाँ, ये सिस्टम आज रात को शायद सीमा पर तैनात ना हो, लेकिन इस डील की खबर ही दुश्मन के मन में एक डर पैदा करती है। उसे पता है कि आज नहीं तो कल भारत के पास एक ऐसा सुरक्षा कवच होगा जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। ये डिटरेंस सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, इसे और आसान तरीके से समझा सकती हैं? जरूर। डेटरेंस का सीधा मतलब है दुश्मन के मन में इतना खौफ पैदा कर देना कि वो हमला करने की सोचे भी नहीं। अच्छा। ये वैसा ही है जैसे घर के बाहर एक बहुत बड़ा और मजबूत ताला लगाना। वो ताला चोर को शारीरिक रूप से नहीं रोकता, बल्कि उसे चोरी करने के इरादे से ही रोकता है। उसे लगता है कि जोखिम बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और सफलता की कोई गारंटी नहीं। ये डिफेंस सिस्टम भी वही काम करते हैं। ये दुश्मन के जनरल को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर मैंने मिसाइल दागी भी तो वो रास्ते में ही मार गिराई जाएगी, मेरा हथियार भी जाया होगा और दुनिया में मेरी बेइज्जती भी होगी। समझ गया। तो ये सिर्फ हथियार नहीं, एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी है। और जैसा कि हमारे सूत्रों में बताया गया है, इसमें आत्मनिर्भरता का भी एक बड़ा एंगल है। हाँ, और ये इस डील का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये सिर्फ हथियारों के आयात की डील नहीं है, ये सालों की साझेदारी का नतीजा है। अच्छा। भारत और इजराइल की कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं और अब इन सिस्टम के कई जरूरी हिस्से भारत में ही बनाए जाएंगे। तो इसका फायदा ये होगा कि हमें हर छोटे बड़े पुर्जे के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एकदम सही। लंबे समय में इन सिस्टम्स का रखरखाव, सर्विस और इन्हें अपग्रेड करने की क्षमता हमारे अपने देश में होगी। ये भारत के मिशन सुदर्शन चक्र जैसे प्रोग्राम से भी जुड़ता है। तो एक तरफ सीमा पर तनाव, दूसरी तरफ इस अभेद्य कवच की तैयारी। इस सब पर दुनिया की क्या नजर है? G7 जैसे बड़े देश चुप तो नहीं बैठे होंगे? बिल्कुल नहीं। G7 और कई पश्चिमी देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। कई देशों ने तो अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें उन्हें जम्मू कश्मीर और सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में यात्रा न करने को कहा गया है। तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। जी, ताकि मामला हाथ से ना निकल जाए। इस पूरी गहमा गहमी में एक राजनीतिक एंगल का भी जिक्र हमारे सूत्रों में है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल का चुनावी फायदा उठाने की